हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड फ्रेंड्स, आज हम सेकंड वीडियो करेंगे ऑफ दिस न्यू सीरीज व्हिच वी हैव लॉन्च, व्हिच इज द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर यूपीएससी सीएसई 2021-22। तो आज हम सेकंड जजमेंट करेंगे माय फ्रेंड्स। कल हमने एक गोपालन जजमेंट किया था एंड आई होप आप सब लोगों ने रिवाइज कर लिया है। ऐसा मौका तुमको फिर कभी नहीं मिलेगा। मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज। बड़े बड़े सूरमाओं को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स समझ में नहीं आता, और अगर मिल समझ में भी आ जाता है तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता दैट यू रीड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ जजमेंट्स। बट मेरा मिशन है, द मिशन ओवर हेयर इज मिशन मसूरी। तो अगर मिशन मसूरी है तो इसका मतलब है मैं वट एवर इज विद इन माई कैपेसिटी आई विल ट्राई एंड हेल्प यू रीच द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी प्रोसेस में मैं तुम्हारे लिए मिशन मसूरी पॉलिटी सीरीज लेकर आया हूँ। And today we are doing the second judgment. कौन सी judgment करेंगे सर? The very famous judgment of Vishaka versus State of Rajasthan 1997. ये बहुत ही important judgments है and not only for your exam but as concerned citizens of India आपको ये judgment पूरी तरह से आनी चाहिए। So my friends, ये सब कुछ तब हो possible होता है that we are on Unacademy platform, so everyone knows about me. I'm Dr. Siddharth Arora. मुझे Unacademy platform पे सिड लाइव नाम से जाना जाता है और ये कोड तुम्हारे बहुत काम आएगा। Every time you are taking a subscription of Unacademy Plus classes, make sure that you use the code SID Live, SIDLIVE, and you're welcome to Team SID Live. Thousands and thousands of students have joined Team SID Live और उन्होंने इसी कोड को यूज़ किया है and they are really getting the advantage of an awesome preparation. ये जो screenshots है ये by chance मेरी ही books की है। तो I've written many books which are both online and offline available for you to जब तुम्हें पढ़ने का मौका मिले या दिल करे तो you can read them. Practical Laws of India, everything about protection of women from domestic violence act, polity and constitution, our constitution की history and the 35 landmark Supreme Court judgment simplified. तो either ways जब तुम्हें मौका मिलेगा you are free to read this. तो ये सब कुछ तब पॉसिबल है माय फ्रेंड्स। हम लोग एक दूसरे की तरफ मुखातिब तब हो पा रहे हैं व्हेन यू आर enjoying the advantages of India's largest learning platform, which is Unacademy. You must take advantage of this huge opportunity to prepare yourself for the toughest exam in the world. तो सर Unacademy पे ऐसे क्या खास बात है? बेटा Unacademy पे आओगे तुम्हें डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लासेस का एक अलग ही आनंद होता है वेयर यू आर रियली इंटरैक्टिंग। वन टू वन क्लासेस होती है माय फ्रेंड्स। यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड फ्रॉम द एजुकेटर लाइक नेवर बिफोर। सारे कोर्सेज बड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं, उनको बड़े ध्यान से बनाया गया होता है। कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा दूसरा करना है, कब किसको ज़्यादा रिवाइज करना है, कब कम, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू देयर आर ऑल्सो लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दीज ऑफ द क्लासेस। सिर्फ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप तुम्हें डाउनलोड करना है एंड ऑल दीज क्लासेस विल बी अवेलेबल। आई एम ऑल्सो वेलकमिंग यू टू जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, नहीं तो ये रहा लिंक, उसको शेयर कर लो एंड यूटिलाइज दैट। और मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट्स इसी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। यू कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ दिस। तो सर करना क्या है? करना कुछ खास नहीं है बेटा। इसी अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, टेक दिस app, and you will have all the educators from all over India teaching you all the subjects, प्रीलिम से लेकर मेन से लेकर ऑप्शनल तक, इंटरव्यू तक। अनअकैडमी तुम्हारा साथ देने आया है माय फ्रेंड्स। और सबसे इंटरेस्टिंग है द प्राइसेस आर वेरी वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन क्लासेस जो आप लोगों को बहुत महंगा पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। हेयर ऑल्सो यूज द कोड सेड लाइव, SIDLIVE। मेरा कोड यूज करो एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% डिस्काउंट। Plus, I'm welcoming you to Team Sid Live. So you can take this as GS as well as optional. 12 महीना, 24 months और 36 months depending upon कौन सा ईयर तुम अटेम्प्ट करे। तो जो ऑफ माई फ्रेंड्स जो 2021 में अटेम्प्ट करे टेक अ 12 मंथ और 24 मंथ कोर्स। जो 22 में अटेम्प्ट करे टेक अ 24 मंथ कोर्स। जो 23 में भी अटेम्प्ट करे या इवन बियॉन्ड टेक अ 36 मंथ कोर्स। ये सारे एडवांटेजेस है एंड दिस विल बी ग्रेट एडवांटेज टू यू using the code SEDLIVE. You're also welcome to take the iconic subscription जिसमें तुम्हें यहाँ पर Unacademy की एक dedicated team mentor करेगी। Either ways, choice is yours, my friends. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. Now. All right. तो आज हम कौन सा केस करें बेटा? बड़ा फेमस केस है, द केस कॉल्ड एज विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो डिसाइड हुआ
13 अगस्त 1997 को बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सर ये केस क्या था? पहली बात है, ये विशाखा कौन है? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, मेजोरिटी ऑफ लोगों को यही नहीं मालूम है विशाखा कौन है। विशाखा एक जयपुर बेस्ड एनजीओ है। ओके, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर रोल कैसे आया, ये पता करने के लिए हमें क्विकली थोड़ी सी हिस्ट्री पता पड़नी पड़ेगी। भंवरी देवी was a social service, or a person who was delivering social service. In fact, she was working for the government, और वो वर्क कर रही थी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्करेजिंग चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान। नाउ भंवरी देवी अपना वर्क कर रही थी, प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। भंवरी देवी केवल अपना काम कर रही थी जो उनको गवर्नमेंट ने एज अ सोशल सर्विस पर्सन उनको काम दिया गया था। शी वॉज ओनली वर्किंग, राइट। लेकिन एक बड़ा मेजर गड़बड़ हो गया। तो अगर आपको ये जजमेंट, ये पूरा स्क्रीनशॉट समझ में आ रहा है, तो जब भंवरी देवी के साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उनको बहुत कुछ उनके एक्सप्लॉइट किया गया, तो ये वर्ल्ड ओवर, इवन ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया, ये बीबीसी न्यूज़ का है, तो ऐसा वर्ल्ड ओवर उनको सपोर्ट किया गया। लेकिन हुआ क्या था सर, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सो भंवरी देवी, एज आई सेड, वाज अ सोशल एक्टिविस्ट, और ये सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते वो राजस्थान में होने वाली चाइल्ड मैरिजेस की प्रथा के अगेंस्ट वर्क करती थी। और उनके इसी एक्शन में, विच इज़ एक्चुअली अ गुड वर्क, लेकिन उनके इसी एक्शन की वजह से उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। उनके साथ गैंग रेप हुआ, और फिर भी उसके बाद भी पुलिस की भी प्रोटेक्शन नहीं मिली, एंड उनके हस्बैंड को और उनको जो उनका वर्क था वहाँ पर उनको सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ा, एंड इट वाज अ वेरी बैड डे फॉर, एंड वेरी बैड फेस फॉर हर। नाउ जब भंवरी देवी के साथ ये सब कुछ हुआ, बट हैट्स ऑफ, शी वाज अ वेरी वेरी ब्रेव वुमन। शी फॉट हर वे फॉर जस्टिस, और उनके साथ साथ जैसे जैसे उनके साथ ये होता गया और वो हारती गई, वो हिम्मत तो नहीं हारी, लेकिन उनके साथ लोग जुड़ते गए। और जब लोग जुड़ते गए, तो एक एनजीओ कॉल्ड एज विशाखा ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया in the Honorable Supreme Court, where the petitioner called upon the Supreme Court to frame guidelines for preventing sexual harassment at workplace. अच्छा सर, एक बड़ी अजीब सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाकर उनको क्यों बोला जा रहा है माय लॉर्ड्स को कि वो गाइडलाइंस करें? इसकी कहानी थोड़े से आगे। तो यहाँ पर जो हमारी पिटिशन है उसको समझने की कोशिश करो। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने बोला कि माय लॉर्ड, द पिटिशनर सेड, माय लॉर्ड, आर्टिकल 19(1)(g) में क्लियरली बोला हुआ है दैट इट इज माय फंडामेंटल राइट टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और प्रोफेशन। यस, बट माय लॉर्ड, मैं ये कैरी आउट ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन कर ही कैसे सकता हूं अगर मेरे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर किसी भी तरह की हैरेसमेंट हो जाए एट द वर्क प्लेस? मुझे सबसे पहले ये प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए that there will be no sexual harassment or for that matter any social boycott, and Supreme Court said correct. Okay, and the Supreme Court said कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g) है, वो सिर्फ बात है, सिर्फ कहने की बात है, until and unless you have a safe working environment। और उसके साथ साथ ये बोला कि it is not only article 19(1)(g) that you have to be protected about, you also have to be dealing with article 21, which is right to life, which means to live with choice and dignity। तो अगर आप अपनी चॉइस का प्रोफेशन नहीं कर सकते और आप अपने डिग्निटी में अपना प्रोफेशन नहीं कर सकते, तो इट इज एब्सोल्युटली नो यूज गिविंग सच फंडामेंटल राइट। तो सर मैं फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब काम करने की, वो तो सब पार्लियामेंट के या विधानसभा की, वो लॉ बनाएंगे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स की, वो एग्जीक्यूटिव है, उनकी जिम्मेदारी है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है माय फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे कुछ गारंटेड फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने वो लॉ नहीं बनाया या स्टेट लेजिस्लेचर ने वो लॉ नहीं बनाया या एग्जीक्यूटिव अपना काम नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा अ केस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव वैक्यूम। व्हाट इज कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव वैक्यूम। बड़ा बड़ों को नहीं समझ में आता क्या होता है लेजिस्लेटिव वैक्यूम, और इस पर क्वेश्चन आ जाता है और लोग बिल्कुल दाएं बाएं देखने लग जाते हैं, भगवान जाने क्या हो गया। लेजिस्लेटिव वैक्यूम, जब स्पेस छूटा हुआ है। प्रॉब्लम है
लेकिन स्पेस छूटा हुआ है, ना एग्जीक्यूटिव कुछ कर रहा है ना लेजिस्लेटिव कुछ कर रहा है। तो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड डोंट वरी, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां लेजिस्लेटिव वैक्यूम का चांस है तो आर्टिकल 32 में ये एब्सोल्यूटली ओके है कि हम द ऑनरेबल कोर्ट्स हम आपको गाइडलाइंस बना के दे सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज लेजिस्लेटिव ने अपना काम नहीं किया है, जस्ट बिकॉज एग्जीक्यूटिव ने अपना काम नहीं किया है, डज नॉट मीन तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेड ये केवल केवल वर्क की बात नहीं है, राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और रादर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस अपने आप में आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, आर्टिकल 15 जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड आर्टिकल 21 टू राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी और द राइट टू लाइफ जिसे बोला जाता है, वो भी वायोलेट हो रहा है। तो ये तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है, एंड दैट इज द गुड थिंग कि आपने यहाँ पर रिट फाइल किया है, PIL फाइल किया है, बिकॉज हम वी विल टेक immediate guidelines to ensure prevention of sexual harassment। सर एक मिनट, कोर्ट तो कोर्ट है ना सर, पार्लियामेंट ने तो लॉ बनाया नहीं, एग्जीक्यूटिव ने तो अभी कोई डायरेक्शन दी नहीं, बेटा नथिंग टू वरी। आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इफ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स और गिव्स अ जजमेंट देन इट विल बी कंसिडर्ड अ लॉ, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। वाओ, तो द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस जजमेंट के बाद हुआ कि इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ विशाखा गाइडलाइंस दी गई, और ये विशाखा गाइडलाइंस एक्चुअली डील कर रही थी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्योंकि किसी लॉ में नहीं लिखा था, किसी एग्जीक्यूटिव पॉलिसी में नहीं लिखा था, तो कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। तो जस्ट टू गेट अ ब्रॉड आइडिया ऑफ व्हाट सेक्सुअल हैरेसमेंट इज, सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन बी आस्किंग फॉर सेक्स इन एक्सचेंज फॉर अ बेनिफिट और अ फेवर, degrading words or comments, degrading pictures or objects, making unnecessary physical contact, including unwanted touching, calling people sex specific derogatory terms, repeatedly asking for dates and not taking no for an answer, making sex related comments about a person's physical characteristics or actions, saying or doing something because you think a person does not conform to sex role stereotypes, posting or sharing pornography, sexual pictures or cartoons, sexually explicit graffiti or other sexual images, making sexual jokes, bragging about sexual prowess, refusing to refer to a person by their self identified name or personal pronoun, or requiring a person to prove their gender। ये सब कुछ अलग अलग टाइप के, ये सब कुछ अलग अलग टाइप के सेक्सुअल हैरेसमेंट्स हो सकते हैं। तो ये कोई क्लियर कट A to B, B to C डेफिनेशन नहीं होता है। एनीथिंग विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली harassing somebody on sexual grounds can be absolutely considered as sexual harassment। तो सर अगर ऐसी कोई चीज़ होगा तो करना क्या है बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी और बोला ध्यान से सुनना, वेयर एनी ऑफ दीज एक्ट्स आर कमिटेड इन सर्कमस्टांसेस where under the victim of such conduct has a reasonable apprehension, word is reasonable apprehension, that in relationship to victim's employment or work, whether she is drawing a salary or an honorarium or voluntary, whether in government, public or private enterprises, such conduct can be humiliating। और इसकी वजह से ना बेटा एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक पर्सन हु इज फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट वो अपना वर्क बिल्कुल फियरलेसली या फिर विदाउट बायस कर ही नहीं पाएगा। And that is why several preventive steps were also advised। All employers or persons in charge of the workplace, whether in public or private sector, should take appropriate steps without prejudice to the generality of this obligation। They should take the following steps। Make no mistake, ये विशाखा गाइडलाइंस है, ये लॉ नहीं है। तो बहुत सारे प्रिवेंशन बताए गए। एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट at workplace should be notified, published and circulated by appropriate ways। तुमने कई बार अब ऑफिस में देखा होगा, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, इंटरनेट पर भी, जहाँ पर प्रॉपरली इसको बताया जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या गाइडलाइंस है। The rules and regulations of the government and public sector bodies relating to conduct and discipline should include rules and regulations providing sexual harassment। As regards private employees, steps should be taken to include the aforesaid prohibitions in standing orders under the Industrial Employment Act। तो ये कौन बोल रहा है? ये सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। कौन से आर्टिकल में बोल रहा है? आर्टिकल 141 में बोल रहा है। The appropriate work conditions should be
provided in respect of work, leisure, health, and hygiene to further ensure that there is no hostile environment towards women at workplaces and no employee women should have reasonable grounds to believe that she is at disadvantage in connection with her employment. अब एक और प्रॉब्लम है सर, ऐसा थोड़ा ना था कि कोई भी लॉ नहीं था, नहीं ऐसा तो नहीं था। सेक्शन 354 इंडियन पेनल कोड आईपीसी 354 पहले से ही ऐसे प्रोविजंस देकर रखता है, लेकिन प्रॉब्लम है वो डिफाइन करता है सेक्सुअल मोलेस्टेशन। तो अगर आप पुलिस के पास जाओ प्रायर टू 1997, तो पुलिस के पास कोई चॉइस नहीं होगी बट टू इंटरप्रेट वेदर इट इज अ केस ऑफ सेक्सुअल मोलेस्टेशन और नॉट। अरे सर ये तो बड़ी कंफ्यूजन की बात है, बिकॉज सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू सेक्सुअल मोलेस्टेशन। इसीलिए ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि अब हमें कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी जो इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का सीन समझकर या ऑफेंस समझकर ही उसको इन्वेस्टिगेट करे। तो कंप्लेंट मैकेनिज्म बताया जाएगा टू प्रोवाइड वेयर नेसेसरी अ कंप्लेंट्स कमेटी, अ स्पेशल काउंसलर और अदर सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। The complaints committee should be headed by a woman and not less than half of the members should be women. अब ये हो क्या रहा है? Again we are trying to make sure that जो victim है of sexual harassment at workplace वो fearlessly and without any embarrassment और without any हिचकिचाहट जिसे बोलते हैं वो अपनी बात रख सके, and that is why it is very very important that एक काउंसलर हो जो उनको सपोर्ट करे, and that is the reason we can also involve a third party like an NGO। जैसे NGOs आएंगे ताकि तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से डर ना लगे। इन कंप्लेंट्स कमेटी को also were given that they will make an annual report to the department concerned with the complaints and action taken by them। In other words we will make checks and balances। तो ये सारी बातें तो तब होगी ना सर जब लोगों को पता होगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मीटिंग्स करवाएंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट देयर विल बी अवेयरनेस कि ये चेंज हो चुका है इस देश में। टुडे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन दोज गाइडलाइंस। सर एक और प्रॉब्लम है, गाइडलाइंस 1997 में दी है, ओके। सो अगर गाइडलाइंस दी है तो अब उसको लॉ भी तो बनाना पड़ेगा। यस, तो 1997 में there were no formal guidelines to meet with sexual harassment at workplace। किसी भी वुमेन को प्रॉब्लम होती थी तो उनको मजबूरन सेक्शन 354 आईपीसी के लिए कोर्ट में जाना, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, विच डील्स विद आउटरेजिंग ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी बाय क्रिमिनल असॉल्ट, और सेक्शन 509 आईपीसी which is dealing with punishment for using a word gesture act intending to insult the modesty of a woman। अब प्रॉब्लम ये है कि it is not this, it is a special offense called as सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो पार्लियामेंट को अब समझ में आ गया कि वी विल नीड अ स्पेशल लॉ, बट 16 ईयर्स लग गए बेटा। 16 ईयर्स आफ्टर द विशाखा केस, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस विच इज प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिड्रेसल एक्ट 2013 सही मायनों में पास किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट और इसी को पॉश एक्ट बोला जाता है, द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013। तो स्टार्ट हुआ गैप से, गैप मतलब लेजिस्लेटिव वैक्यूम, फिर हुआ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस विच वर द विशाखा गाइडलाइंस, और फिर 16 साल के बाद एक प्रॉपर लॉ बना, तो वो वैक्यूम खत्म हुआ। नाउ वी विल एड्रेस दिस। और तुमने ये लॉ सुना होगा, रिसेंटली एक हैशटैग मी टू कैंपेन स्टार्ट हुआ था और वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया था। उस हैशटैग मी टू कैंपेन का जो लीगल बैकिंग था वो यही एक्ट है विच इज द पॉश एक्ट ऑफ 2013 एंड द विशाखा गाइडलाइंस। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया है। तो तुमने नोटिस किया कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल स्टेप इन whenever there is a legislative vacuum, और ये तुम्हारा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज वन ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसके बारे में हमने कई बार क्लासेस में किया हुआ है। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करोगे तुम इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। अभी भी देर नहीं हुई है, डोंट वेस्ट द सिंगल मोमेंट, दिस इज अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी। यूज द कोड सिड लाइव एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होती क्या है। मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दीज कोर्सेज, डोंट वेस्ट द सिग्नल मोमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच। And in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.